तो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेल साइकिल के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। हाँ, तो पिछले क्लासेस में हमने सारे ओवरव्यू पूरे इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो अपलोड किया हुआ था। इस बार हम बात करने वाले हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इन सब के बारे में सिंगल सिंगल करके बात करेंगे क्लियरली कि इसमें क्या क्या होता है, मेन इवेंट्स क्या हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम पहला आज बात करने वाले हैं वो है G1 फेज। हाँ, G1 फेज। G1 फेज को हम और एक नाम से जानते हैं। G1 का फुल फॉर्म क्या है? गैप फेज। क्लियर है? गैप फेज, गैप फेज, ठीक है, गैप फेज। अब देखिए G1 फेज जो है इसको और एक नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के बाद इसी फेज में क्या होता है, सेलुलर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। क्लियर है? इसे हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन सा है हमारे सेल साइकिल का। क्लियर? अब देखिए, इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, तो इस मतलब जी फेज का जो फर्स्ट ग्रोथ फेज है, या तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, जैसे व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में कौन सा गैप फेज है। डीएनए रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है? मैंने पिछले बार बताया हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एस फेज में, सिंथेसिस में। हाँ, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फेज आता है? एम। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला हुआ है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? माइटोसिस मतलब एम फेज, माइटोसिस मतलब हुआ एम फेज, और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है और माइटोसिस जो होता है वो किस में? एम फेज में। और अगर आपको मेरा सेल साइकिल का डायग्राम अच्छे से याद होगा तो एम फेज के बाद क्या आता है? जीवन के बाद आता है एस। तो पॉइंट क्या है? इंटरवल बिटवीन, उन दोनों के बीच में जो फेज आता है वो क्या है? G1 फेज। क्लियर है? ये भी आपका नीट का एक क्वेश्चन हो सकता है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग पिछले बार की तरह इस बार भी नोटबुक ओपन करके नोट्स आप बना रहे होंगे लाइन से। तो चलिए, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कि G1 फेज में मेन इवेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो G1 फेज में होते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए, पहला इवेंट है मेन इवेंट, G1 में। ठीक, पहला इवेंट क्या है?
देखिए क्लियरली समझिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है सेल का, ठीक है। ये पहला इवेंट है, जीवन का पहला इवेंट है कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये इंक्रीज हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इस फेज में। इसी फेज में सेल जाके मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि वो एटीपी बना इंक्रीज करेगा अपने अंदर, अपने सेल में, साइटोप्लाज्म में एटीपी स्टोर करेगा। वो एटीपी स्टोर करता है, ठीक है। वो एटीपी स्टोर कहां पर होता है? गैप 1 G1 फेज में। क्लियर करिए आप लोग इस बात को, ठीक है। तो क्या मैंने क्या बोला? सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब एटीपी इंक्रीज होना। साइड में आप ब्रैकेट देके अपने नोट्स में आप लिख लें, आपको जिससे याद रहे इसलिए आप लोग लिख लें एटीपी इंक्रीज होना। एनर्जी सेविंग प्रोसेस इसमें चलता है जिसके कारण एटीपी इंक्रीज होता है और फिर ये एटीपी सेल आगे जाके सिंथेसिस, G2 फेज, ये सारे फेजेस में यूज करता है। क्लियर? चलिए इसके बाद अब क्या है? वो प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी प्रिपेयर करता है। किस फेज में प्रिपेयर करता है? G1 फेज में करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और क्या क्या चीज के लिए वो मशीनरी प्रिपेयर कर सकता है? एक है डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर है? देखिए तो ये 3 मेन इवेंट्स हैं। क्या प्रिपेयर करता है इसमें? मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस के लिए। किस चीज के सिंथेसिस के लिए? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, ये क्या होंगे ना, ये अपने आप में ना 2 में डिवाइड होने लग जाएंगे, मतलब 2-2 अब बनना स्टार्ट होंगे। G1 फेज में ये लोग रेडी हैं, अब 2-2 बनेंगे, 2 गोल्गी एपरेटस, 2 लाइसोसोम्स। क्लियर है? हाँ, तो ये सारे मेन इवेंट्स हैं G1 फेज के। हाँ अच्छा, आप लोगों में से कुछ के क्वेश्चंस हैं। डिवीजन ऑफ सेल को मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला था? मैं जब एम फेज के बारे में बात करूंगा तब इन दोनों के बारे में बात करूंगा। फिर भी आपको क्लियरली बता दूं, डिवीजन ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस है। साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं तो साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले किसके? सिंथेसिस फेज के बारे में, ठीक है ना। देखिए सिंथेसिस फेज जो है, सिंथेसिस फेज किन 2 इंटरवल्स के बीच में आता है? G1 फेज और G2 फेज। क्लियर? देखिए एस फेज आप सब इसका फुल फॉर्म जानते हैं, सिंथेसिस फेज। क्लियर? अब देखिए सिंथेसिस फेज को ना सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
ये हर बार मैं बता रहा हूं और ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन अगर कहीं पे भी कभी भी क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए सिंथेसिस फेज। क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक, अब इसमें देखिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है और क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। क्लियर? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। देखिए रेप्लिकेशन जब होगा डीएनए का तो एक डीएनए किस में डिवाइड होके दो डीएनए बनाएंगे। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनना। हाँ, तो क्लियर है कि डीएनए डबल होगा ही। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है किसी भी फेज में तो उसके कारण से डीएनए का डबल होना कंफर्म है। तो इस प्रोसेस के ही कारण ये हो रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के कारण ही डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि डीएनए तो डबल हो जा रहा है मगर क्रोमोसोम्स डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम्स डबल नहीं होता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली एक पॉइंट में लिख सकते हैं, क्रोमोसोम्स आर नॉट इंक्रीज्ड। क्लियर? अब आप लोग में से कुछ का डाउट होगा कि सर डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम कैसे डबल नहीं हो रहा है। हाँ, ये कुछ आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट होगा। ये देखिए मैं ऊपर के कुछ पॉइंट्स मिटा रहा हूं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए और मैं ड्रॉ करके आपको समझा सकूं। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हम जानते हैं कि हमारा क्रोमोसोम कैसा दिखता है। देखिए ये एक क्रोमोसोम है। क्लियर? ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है यहां। हाँ, अब बात करते हैं कि इसमें का इनके डीएनए डबल होने चाहिए मगर क्रोमोसोम डबल नहीं होने चाहिए। तो ये कैसे दिखेंगे वो देखिए आप। इनके डीएनए डबल हो जाएंगे मगर देखिए इनके डीएनए डबल हो गए हैं। यहां आप ये समझ पा रहे हैं? ये देखिए यहां पर n था, ये 2n हो गया है मगर क्रोमोसोम एक ही है। ये अभी भी अटैच्ड है किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड है ये अभी भी। तो जब तक ये एक काइनेटोकोर से, जब भी ये एक काइनेटोकोर से अटैच्ड रहेंगे ना तब तक इनको क्या बोलेंगे? 1C, 1 क्रोमोसोम। क्लियर है? वैसे ही आप यहां पर क्लियरली देखिए, ये देखिए तो इनका क्या हो रहा है? डीएनए डबल हो चुका है मगर इनका क्रोमोसोम अभी भी एक ही है। यहां पर देखिए इनका डीएनए था n और क्रोमोसोम था 1C, मतलब एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम। यहां पर 2n मतलब डबल है डीएनए, 2n डबल है डीएनए मगर क्रोमोसोम अभी भी 1C है। ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ पूछ रहे हैं ये काइनेटोकोर क्या है। देखिए काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होके वो क्या करता है? अलग करता है दो क्रोमोसोम के, जैसे ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इन दोनों को अलग करके वो दो क्रोमोसोम बनाता है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स के कारण फॉर्म होता है। हाँ, और वो साइटोकाइनेसिस के पहले वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को अलग करके मेटाफेज प्लेट में लगाते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में, हम धीरे धीरे बात करेंगे। आप लोग ज्यादा एक्साइटेड ना हो, धीरे धीरे क्लास को फॉलो करें
जैसे जैसे आप क्लास को फॉलो करेंगे क्लियर होता जाएगा। क्लियर? अब देखिए रेप्लिकेशन जो होता है एस फेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। और रेप्लिकेशन कहां हो रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। रेप्लिकेशन हो कहां रहा है? रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहां रह रहा है, हम जानते हैं हमारे सेल में जो भी डीएनए है वो डीएनए रहता है कहां, न्यूक्लियस में। तो जो रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन न्यूक्लियस। और यहां एक चीज का और यहां पर ये होता है, डुप्लीकेशन होता है, वो है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल इस फेज में डुप्लीकेट करता है खुद को, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, मतलब वो अपने ही जैसा और एक बनाता है। कहां पर? सेल के साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स थे एस फेज के। ये सब होता है किसमें? एस फेज में होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब हाँ यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका ये कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां पर स्टार्ट होता है। ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आता है कि काइनेटोकोर मैंने जो बोला था, सेंट्रियोल से फॉर्म होते हैं स्पिंडल फाइबर जो जाके काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं किस फेज के बारे में? G2 फेज के बारे में। ठीक है, G2 फेज के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं और क्या होता है G2 फेज में। ठीक है, देखिए G2 फेज का ना एक सबसे कॉमन नेम सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज G1 फेज था, G2 फेज क्या है? सेकेंड ग्रोथ फेज। क्लियर? ये सेकेंड ग्रोथ फेज है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेल का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहता है, मतलब सिंथेसिस होता है, आरएनए, प्रोटीन, ये सब कंटिन्यूएशन होता है। जो G1 में हो रहा था, एस में क्या हो के आया कि रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल डिवाइड कर गए, ये सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, G2 में क्या होगा कि वापस से G1 में जैसा हो रहा था, मतलब सेल का जो नॉर्मल रेगुलेशंस था, आरएनए वापस से सिंथेसिस होगा, प्रोटीन वापस से सिंथेसिस होगा, सेल का नॉर्मल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। क्लियर? थर्ड, इसके बाद क्या होगा? सिंथेसिस होगा, किसका? जो मैंने बोला हुआ है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर? ये दो का सिंथेसिस हो रहा है, इसमें कंटिन्यू हो रहा है इन दोनों का सिंथेसिस। ठीक है, ये पहले भी हो रहा था, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। G2 फेज में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कंप्लीटली माइटोसिस के लिए। उसको जो जो चीजों का, मतलब जिन जिन चीजों का उसको जरूरत होता है ना, वो अपने अंदर हर चीज को प्रेजेंट कर लेता है कि हाँ अब मुझे माइटोसिस के लिए जाना है, तो मैं कंप्लीटली रेडी हूं। एक वॉरियर की तरह वो रेडी रहता है कि हाँ अब मुझे माइटोसिस में जाना है। ठीक है, तो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है? सेल प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस मतलब एम फेज। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे जाएंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एम फेज के बारे में। ठीक है, एम फेज के बारे में अब बात करेंगे
कि एम फेज क्या है, एम फेज की जितने टाइप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, इन सारे सब के बारे में बात करेंगे। एम फेज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सेल डिवीजन, ठीक है। एम फेज माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या वो रिप्रेजेंट क्या करता है? एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट करता है सेल डिवीजन। हाँ, ह्यूमन सेल में एम फेज कितने देर ये करता है, लास्ट करता है? मैंने लास्ट क्लास में बोला हुआ है टाइम। जल्दी जल्दी मुझे जल्दी आंसर स्क्रीन पे चाहिए। हाँ, 1 आवर, एग्जैक्टली 1 आवर लास्ट करता है एम फेज में। हाँ, और एम फेज के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एम फेज में इंक्लूड होते हैं 2 डिवीजन, एक कार्योकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। एम फेज मैंने क्या बोला? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में 2 तरीके के डिविजन्स होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना, और एक साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला हुआ है? पहला पॉइंट मैंने बोला हुआ है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सेल डिवीजन, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सेल division. Clear? It actually represents cell division. Second, it lasts for 1 hour. Clear? It lasts for 1 hour. ठीक है। थर्ड मैंने क्या बोला? एम फेज includes karyokinesis, which is also known as nucleus division, and cytokinesis, which is also known as division of cytoplasm or cytoplasmic division. क्लियर? ये एम फेज। अब थोड़ा और क्लियरली बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, ठीक है। और ज्यादा क्लियरली बात करते हैं माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस है क्या, और अच्छे से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। देखिए, माइटोसिस जो है ना वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स मतलब सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी। तो जो बॉडी सेल्स होते हैं ना उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। जो सेल डिवीजन बॉडी सेल्स में होते हैं उनको हम उस डिवीजन को हम क्या? माइटोसिस बोलते हैं। और माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। पेरेंट में जितना डीएनए होगा उतना ही प्रोजेनी में होगा, डॉटर में होगा। क्लियर है? अगर पेरेंट में एन है डॉटर में एन होगा, पेरेंट में 2n है डॉटर में 2n होगा। क्लियर? जितना पेरेंट में होगा उतना ही डॉटर में होगा। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ये एम्स का क्वेश्चन था कि ये जो माइटोसिस है वो किस में होता है? हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में, या बोथ, या ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी को पता है? नहीं, नॉट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये किसी में भी हो सकता है, ये किसी भी सेल में हो सकता है, चाहे वो हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, कुछ भी। माइटोसिस का मतलब वो इक्वेशनल डिवीजन, वो इक्वली डिवाइड करता है। ये किसी भी सेल में हो सकता है, किसी भी सोमैटिक सेल में। क्लियर? अब देखिए, पॉइंट वाइज हम अगर इसको लिखने जाए तो क्या क्या है? पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। क्लियर? पहला ये था, इक्वली डिवाइड करते हैं मतलब अगर पेरेंट्स में n है तो डॉटर में
n होगा। क्लियर? पेरेंट्स में अगर n नंबर ऑफ डीएनए तो डॉटर में भी n नंबर ऑफ डीएनए ही होगा। ठीक, उसके बाद माइटोसिस जो है वो सब में देखने को मिलता है। इट कैन बी सीन इन डिप्लॉइड्स, कैन बी सीन इन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सब में देखने को मिलता है। क्लियर है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हैप्लॉइड में दिखेगा डिप्लॉइड में नहीं दिखेगा, ये सब में देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले कि किस सेल्स में होता है, हाँ, तो एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैप्लॉइड सेल्स के एग्जाम्पल होंगे, लोअर प्लांट्स, कुछ ऐसे हैप्लॉइड्स जिसमें ये होता है, हैप्लॉइड्स के कुछ लोअर प्लांट्स, ठीक, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स बोले तो कौन से इंसेक्ट्स आएंगे सोशल इंसेक्ट्स में? सेक्ट्स, देखिए सोशल इंसेक्ट्स में एग्जांपल ले लेते हैं बी का, हनी बी। हनी बी में क्या होता है? हनी बी में कुछ ये होते हैं, टाइप्स होते हैं हनी बी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्वीन, ड्रोन, वर्कर। ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन में क्या होता है, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो 16 क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे डिवाइड हुए रहते हैं? माइटोसिस से हुए रहते हैं। ये एक एम्स का क्वेश्चन है। ड्रोन में 16 डीएनए होते हैं, ड्रोन 16 डीएनए, और ये जो डिवीजन होता है ड्रोन में, ये किसके हेल्प से होता है? माइटोसिस। 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये डिवीजन किस कारण से होता है? माइटोसिस के कारण होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, आप लोगों में से कुछ पूछ रहे हैं कि 16 डीएनए वाला क्या मैटर है? देखिए एक्चुअल में ड्रोन के पास, मैंने डीएनए भूल से बोला हुआ था, मैंने 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो 16 क्रोमोसोम्स हैं ये किस से डिवीजन होते हैं? इनके सेल्स का डिवीजन किस मेथड से होता है? इनके सेल्स का डिवीजन माइटोसिस से होता है, ये मैंने बोला हुआ था, और ये एम्स का क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज क्या है। प्रोफेज टाइप है माइटोसिस का। प्रोफेज में क्या होता है? देखिए प्रोफेज क्या है? एम फेज में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT। ठीक है, तो प्रोफेज क्या है? इसमें क्या होता है? एक्चुअली क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन बहुत ज्यादा ऐसा रहता है, कुछ हमारे न्यूक्लियस में ना क्रोमेटिन कुछ ऐसा रहता है। ये क्रोमेटिन क्या होता है? प्रोफेज में कंडेंस्ड होता है, मतलब वो एक अरेंजमेंट में आ जाता है जिससे कि डिवीजन में आसानी होती है, अरेंजमेंट में आता है। देखिए समझिए इस बात को, क्रोमेटिन जो है वो कुछ ऐसा रहता है, हाँ, वो अपने आप को कॉइल करके वो कुछ ऐसा बना लेता है, एग्जैक्टली ऐसा, जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्लियर है? तो जो क्रोमेटिन है वो ऐसा रहता है, क्रोमेटिन अपने आप को कंडेंस्ड करता है, किस फेज में? प्रोफेज में वो अपने आप को कंडेंस्ड करता है, कंडेंस्ड करके क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम। क्लियर है? कंडेंस्ड होके वो ऐसा बन जाता है। ये कंडेंसेशन क्यों होता है? जरूरत क्या है कंडेंसेशन की? आप खुद ही समझो, अगर कोई चीज कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ हो
तो क्या आप उस चीज को डिवाइड कर पाओगे? लाइफ में कोई भी चीज हो, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप कोई किसी भी चीज की ले लो, अगर वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा डिवीजन में। इसलिए वो अपने आप को क्या करता है, कंडेंस्ड करता है, जिससे क्या होता है, वो एक सिंपल वे में आ जाता है। एक क्रोमोसोम, डीएनए क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके अपने आप को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ले आता है, जिससे हमारे सेल्स को इजी, मतलब बहुत इजी होता है उसको डिवाइड करने में। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फेज में पहला कंडेंसेशन हो रहा है। हाँ, मतलब यही पहला फेज है जिसमें हमें क्रोमोसोम पहली बार दिखेगा। क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम्स विजिबल इन दिस फेज। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन पूरे प्रोफेज में कंटिन्यू होता रहता है। लास्ट में क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस असेंबल होता है। पॉइंट वाइज लिखते हैं इन सारे बातों को। चलिए, तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट, क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम विजिबल। क्रोमोसोम फर्स्ट becomes visible in this phase. Clear? पहला। दूसरा पॉइंट, कंडेंसेशन पूरे फेज में कंटिन्यू होता रहता है। तीसरा पॉइंट, स्पिंडल एपरेटस असेंबल होता है यहां पे। ठीक है, स्पिंडल apparatus assembles। क्लियर? स्पिंडल एपरेटस असेंबल होता है। उसके बाद दो सेंट्रियोल जो पहले के बने हुए रहते हैं वो क्या करेंगे, पोल्स फॉर्म करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सेंट्रियोल्स, रुक जाइए आपको क्लियरली डायग्राम के साथ समझाते हैं। देखिए, इसको क्लियरली समझिए। जो एस्टर रे हैं और जो ये एस्टर रे और सेंट्रियोल, ये दोनों क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं इसी में। ये हमारा सेल है। क्लियर? सेल है ये। सेल में अब क्या होगा, ये हमारा सेंट्रियोल है जो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा चुके हैं। ठीक है, ये हमारे सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से यहां पर एस्टर रे या एस्टर रे बोलते हैं इसको, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये थोड़े थोड़े फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, मैं जिस हिसाब से बोलूंगा आप उस हिसाब से अपने नोट्स को बनाते रहेंगे। तो क्या हो रहा है, एस्टर रेज फॉर्म होते रहेंगे, एस्टर रे फॉर्म हो रहे हैं। सेंट्रियोल दो अलग अलग पोल्स पे जा चुके हैं। ठीक है, ये किसका, साइटोप्लाज्म का ऐसा कंडीशन है। अब न्यूक्लियस के कंडीशन का बात करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स दिखने लग गए हैं। क्लियर है? आपको भी दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स। ये किस फेज में हमें क्रोमोसोम्स दिखने लग गए, प्रोफेज में। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इसी फेज में। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। आपको क्लियर हो रहा है क्या क्या हुआ है? सेंट्रियोल दो अलग अलग पोल में चले गए हैं, एस्टर रेस रेडियली फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से। हाँ, ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होता है, मैंने आगे भी बोला हुआ है। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर? और क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स हमें पहली बार इसी फेज में देखने को मिलेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर? अब चलिए, अब नेक्स्ट फेज के
में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज के बारे में। अब किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? अब बात करने वाले हैं मेटाफेज के बारे में। प्रोफेज हो चुका है, अब मेटाफेज के बारे में आते हैं। मेटाफेज देखिए, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम हमें मिला था प्रोफेज में, अब इनको एक प्लेट पे इन द मिडल ऑफ सेल एक लाइन बनता है जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उसके ऊपर इनको अलाइनमेंट मतलब इनको सजाया जाता है। क्लियर? हम उस क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, एक प्लेट पर सजाते हैं, एक अलाइनमेंट में सजाते हैं। हाँ, ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। सेल हमारा क्या करता है, एक रेडियल प्लेन रहता है, इस प्लेन के हिसाब से वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को इन द सेंटर ऑफ सेल क्या करता है, अलाइन करता है, एक लाइन में लाता है। मैं ड्रॉ करके आपको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है? क्लियरली समझिए इस बात को। चलिए, ये हमारा सेल है, सेल, ये हमारा सेंट्रियोल। क्लियर? अब देखिए, जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, उनको ऐसे एक अलाइनमेंट में ले आते हैं। हमारे जो सेल्स हैं वो उनको एक अलाइनमेंट में ले आते हैं। ये जो फेज है, ये जो काम है, ये होता है मेटाफेज में। हाँ, एक अलाइनमेंट में क्रोमोसोम्स को लगा देते हैं और जिस प्लेन पे इसको लगाया जाता है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। ठीक है? मेटाफेज प्लेट, इस प्लेन में इसे लगाया जाता है, एक अलाइनमेंट में लगा दिया जाता है। इसके बाद और क्या रहता है, सेंट्रियोल्स क्या फॉर्म किए हुए रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जिसको एस्टर रेज भी बोलते हैं। तो ये जाके ऐसे कनेक्ट हुए रहते हैं। क्लियर? ये होता है यहां पर, ये एस्टर रे वो जाके किसके साथ कनेक्ट होते हैं, काइनेटोकोर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक मेटाफेज प्लेट पे डायरेक्टली क्या करते हैं, अलाइनमेंट शो करते हैं। ठीक है? ये होता है मेटाफेज में। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब चलिए, मेटाफेज यहां पर खत्म होता है। अब इसके बाद शुरू होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज डायरेक्टली स्टार्ट होता है सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से। यहां पर सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना दिखता है हमें। हाँ, इसमें की इवेंट क्या है, मेन इवेंट क्या होता है इसमें, कि क्रोमोसोम को बाइंड करके रखता है एक प्रोटीन, एक कोहेशन प्रोटीन रहता है जो क्रोमोसोम को बाइंड करके रखता है। तो पहले वो कोहेशन प्रोटीन जो है वो अलग हट जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है हमारे सेल के दूसरे मशीनरीज द्वारा। और उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करता है, अलग होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग होते हैं। हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग डायरेक्शन में पुल किया जाता है। देखिए एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, चलिए देखते हैं अब एनाफेज में क्या हो रहा है। एनाफेज में अब क्या हो रहा है, देखिए समझिए। एनाफेज में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर रहा है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ज्यादा क्रोमोसोम नहीं ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रियोल है मान लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, सेंट्रियोल जाके किसके साथ, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स जाके किसके साथ अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर के साथ अटैच होने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो सेंट्रियोल है वो दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे, अलग अलग तरफ टानेंगे। किसको,
क्रोमोसोम्स को जब वो अलग अलग डायरेक्शन में टानेंगे तो क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? देखिए सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, यहां से डिवीजन होना स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली यहां से। जब ये काइनेटोकोर का यहां से डिवीजन होगा तब इन दोनों को, मतलब इस माइक्रोट्यूब्यूल को एक सिस्टर क्रोमैटिड मिल जाएगा, इस माइक्रोट्यूब्यूल को एक सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर? ये होगा, ये एनाफेज में होगा। यहां पर कंप्लीटली डिवीजन के बाद क्या होगा, क्लियरली समझिए, कुछ ऐसा होगा। मतलब अब सेल अपने अपने कंप्लीशन पे है, मतलब वो अपना अपना क्रोमोसोम, एक सेल से दो सेल बनेंगे तो दोनों सेल ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने सेल में अपना अपना क्रोमोसोम रख सकें। हाँ, माइटोसिस में मैंने क्या बोला था, इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। तो आगे क्या हुआ था, डीएनए डबल हुआ था मगर क्रोमोसोम सेम था। मान लीजिए अगर 12 क्रोमोसोम्स पहले थे तो अभी भी डिवीजन के बाद क्या होगा, एक सेल में 12, एक सेल में 12। क्लियर है? क्लियर करिए मेरी बात को। पहले भी क्या हो रहा था, पहले कुछ ऐसा स्टेज था क्रोमोसोम का, हाँ, ऐसे करके 12 क्रोमोसोम्स थे सेल के पास। अब क्या हो रहा है, इसको हाफ हाफ कर ले रहे हैं, यहां इसको हम क्या बोलते हैं, 2n। डीएनए जरूर डबल है मगर क्रोमोसोम ये एक ही है। हाँ, वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर 1n है और 1c है, ये जो स्टेज है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि अगर पेरेंट्स के पास 12 क्रोमोसोम है तो डॉटर के पास भी 12 क्रोमोसोम ही जाएंगे। हाँ, तो ये एनाफेज में क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है। क्लियर? एनाफेज दो टाइप्स है, एनाफेज में दो फॉर्म्स है, दो मूवमेंट्स हैं। एक काइनेटोकोर पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं, इसको एनाफेज ए बोलते हैं। एनाफेज ए में होता है कि काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होता है और काइनेटोकोर्स को खींचा जाता है किसके तरफ, पोल्स के तरफ, मतलब सेंट्रियोल्स के पास। और दूसरा है पोल्स मूव अपार्ट। पोल्स जो है, ये पोल्स ही अपने आप को दूर की तरफ खींचते हैं। क्लियर है? एनाफेज ए है जिसमें काइनेटोकोर पुल किया जाता है किसके तरफ, पोल के तरफ, ये सेंट्रियोल के तरफ, ऐसे करके खुद के तरफ टाने जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं सेंट्रियोल हूं तो मैं क्या करूंगा, क्रोमोसोम्स को पकड़ के अपने तरफ टानूंगा, ठीक है, पुल करूंगा क्रोमोसोम्स को। ये एनाफेज ए है। और एनाफेज बी में क्या होता है, पोल्स खुद को अपार्ट पुल करता है। अगर मैंने क्रोमोसोम को पकड़ लिया तो पोल खुद को मूव करता है। क्लियर है? ये होता है एनाफेज बी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एनाफेज में पहली, मतलब एनाफेज ए क्या है, एनाफेज बी क्या है। एनाफेज ए क्या था, जिसमें क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ खींचा जा रहा था, काइनेटोकोर्स को। और एनाफेज बी जिसमें पोल्स मूव कर जा रहे थे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब चलिए अब आगे बात करते हैं हम लास्ट फेज ऑफ आवर माइटोसिस। लास्ट फेज ऑफ आवर माइटोसिस क्या है, अभी मेरे स्क्रीन पे, यस, टीलोफेज। लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस डिसेंबल होते हैं, मतलब जो उन्होंने ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करके रखा हुआ था, एस्टर रेस, अब वो डिसेंबल होंगे, खुल जाएंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप जो डिग्रेड हुआ पड़ा था फर्स्ट प्रोफेज में, वो वापस से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम जो कि कॉइल हुआ पड़ा था वो अब अनकॉइल होके वापस क्रोमाटिन की तरह हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है,
जो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में वो अगेन रीअपियर होने लगता है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बोला, स्पिंडल अपरेटस डिसेंबल होता है, स्पिंडल apparatus डिसेंबल्स, स्पिंडल apparatus क्या हो रहा है, डिसेंबल हो रहा है, डिसअसेंबल, डिसअसेंबल। क्लियर, ये पहला पॉइंट है। सेकंड क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से फॉर्म हो रहा है, इच सेट ऑफ, देखिए अब क्या हो रहा है, इसके पहले वाले फेज में सेल का ना कुछ ऐसा हालत हो जाता है, ठीक है, इधर पर कुछ सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर है, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड हो चुके हैं दो सेल में। अब यहां पर क्या होता है, इसके इर्द गिर्द क्रोमोसोम क्या है एक्चुअल में, डीएनए, डीएनए ही है, डीएनए जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल होके हमें क्रोमोसोम जैसा दिखता है। अब ये रहेगा कहां, डीएनए एक्चुअल में रहता कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके इर्द गिर्द क्या फॉर्म होना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था, तो इसके इर्द गिर्द क्या फॉर्म होने लगता है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन जो कॉइल होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे रहे थे, अब ये क्रोमोसोम अनकॉइल होना स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां पर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अब यहां पर आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, अब इन क्रोमोसोम्स के जगह आपको धीरे धीरे अनकॉइलेशन दिखेगा, मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर वापस से दिखेगा। क्लियर, अब वापस से आपको क्रोमेटिन दिखने लग जाएगा। हाँ, मतलब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्ड या न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स। क्लियर, रीअपियर कर रहा है न्यूक्लियर एनवेलप। फिर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम begins to uncoil। क्लियर है, हाँ। और तीसरा न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर करता है। कहां पर रीअपियर करता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में रीअपियर करता है। क्लियर, ये सारे पॉइंट थे टीलोफेज के। टीलोफेज में ये सब होता है। अब लास्ट एंड फाइनल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जल्दी से देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर, सही है। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लास्ट साइटोकाइनेसिस के बारे में। ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लियर, तो साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। अभी तक क्या हो रहा था, टीलोफेज तक क्या हो रहा था, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। आप ध्यान से समझो, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था वहां पर। अभी तक साइटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं हो रहा था, लेकिन अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। मतलब क्या होगा यहां पर, क्लीवेज ऑफ सेल इनटू टू हाफ्स, क्लीवेज ऑफ सेल into two equal halves, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा सेल। हाँ, अब क्या है, क्लीवेज जो फॉर्म होता है, मतलब जो डिवीजन फॉर्म होता है, तो एनिमल सेल में ये जो डिस्टेंस है धीरे धीरे कम होते 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 वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये किस कारण से होता है, एक्टिन फिलामेंट के कारण से होता है। एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, यहां पर एक फरो क्रिएट करते हैं, हाँ, जिसके कारण से ये फरो बनता है। मतलब ये धीरे 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 ये स्पेस जो है वो कम होते 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 डिवाइड हो जाएगा, दो अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म होता है। मतलब ये प्लांट सेल है, यहां पर सेल प्लेट फॉर्म होगा,
फिर ये सेल प्लेट धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीट करते 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 फिर दो अलग अलग सेल प्लांट सेल में डिवाइड हो जाता है ये। क्लियर? कुछ फंगी हैं, कुछ प्रोटिस्ट हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल्स हैं एम्स के, आप वो उसको लिखें, जरूर लिखें। ठीक है, जैसे मैंने फंगी और प्रोटिस्ट के बारे में बोला, तो ऐसे आप कुछ एग्जांपल्स आपको लिखना होगा। ठीक है, पहले एनिमल सेल्स के बारे में लिखते हैं। एनिमल सेल, जो पॉइंट अभी मैंने बोला, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ actin filament produces a cleavage furrow, produces a cleavage furrow। तो क्या हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट के कारण क्या हो रहा है, वो क्लीवेज फरो फॉर्म हो रहा है, जो मैंने बोला हुआ था ऐसा, और इसके बाद ये डिवाइड कर देगा दो सेल्स को। क्लियर है? ये क्लीवेज फरो फॉर्म हो रहा है एक्टिन फिलामेंट्स के कारण। ठीक है, सेकंड प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोटबुक ओपन करके इसका नोट्स बना रहे होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल प्लेट क्या करता है, सेल प्लेट फॉर्म्स बिटवीन द न्यूक्लियर, क्लियर है? ये 3 पॉइंट क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, जिससे कि बहुत बार क्वेश्चंस भी आया हुआ है एम्स में, आई थिंक 2014 में आया है, और नीट में 2016 के ही पेपर में आया हुआ है। क्लियर? तो लास्ट पॉइंट, फंगी एंड सम प्रोटिस्ट। फंगी एंड सम प्रोटिस्ट, इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, डिसॉल्व। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसॉल्व। उसके बाद तो ये हमारा आज का क्लास था, यहीं पर हम आज अपना क्लास खत्म करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे माइटोसिस मियोसिस के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भी आप मुझे डीएम करें, नहीं तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।